हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। एनसीईआरटी के इतिहास के क्रम में यह दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय को आपने देखा होगा, तो इस श्रृंखला में हम दूसरी अध्याय की शुरुआत करते हैं, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब इसमें जैसे हम शुरू करते हैं तो आरंभिक मानव आखिर इधर उधर घूमते क्यों थे। अब इसके बारे में अगर हम देखें कि उपमहाद्वीप पे जो पहले रहा करते थे लोग, वो आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते थे। अब आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब होता है, आखेटक मतलब क्या, शिकार करने वाला। खाद्य संग्राहक का मतलब खाने का इंतजाम करने वाला। तो जो भोजन का इंतजाम करते थे और आखेटक यानी शिकार करते थे जंगली जानवरों का, ये जो है आखेटक खाद्य संग्राहक कहे जाते थे। अच्छा, आखेटक खाद्य संग्राहक वाले जो लोग होते थे वो एक जगह दूसरी जगह जाएंगे ही क्यों। अच्छा, ये जैसे कहा जाए कि जो चिड़िया होती हैं साइबेरिया की, वो कैसे इंडिया में कई स्थानों पे आती हैं, वो क्यों आती हैं। इसका प्रमुख रीज़न यही होता है कि उधर ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो इस तरफ आती हैं जहाँ पे ठंड वहाँ की अपेक्षा कम होती है, तो यहाँ उनका जीवन यापन आगे बढ़ जाता है, इसीलिए वो माइग्रेट करती हैं। तो ऐसे ही जो मानव थे वो भी जब वहाँ के मौसम के हिसाब से जो है इधर उधर जाया करते थे। जैसे बहुत सारी जनजातियाँ भी ऐसी हैं जो पहाड़ों पे जाती हैं, फिर जब वहाँ बर्फ़ पड़ने लगती है तो वापस ठंड के मौसम में नीचे आ जाती हैं। तो ये आज भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मनुष्य है वो स्थिर है, एक जगह पे अपना स्थान बनाकर वहीं रहता है, वही अपना जीवन यापन करता है। फिर है आगे, इसके बाद है कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग थे वो एक जगह दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो पहला कारण ये है कि वे ज़्यादा दिन तक जहाँ रहते थे वहाँ के पौधे फिर फल जानवर सब समाप्त हो जाते थे, तो भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे। जानवर तो भाई शिकार करने जाएंगे और मवेशी जो है वो चारा ढूंढने जाएंगे अपने अपने खाने के हिसाब से। तीसरा था कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य अन्य इलाकों में घूमा करते थे। चौथा कारण था कि पानी बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ झीलों का पानी कभी सूखता नहीं था, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए झीलों और नदियों की तलाश में भी लोग जो है इधर से उधर जाया करते थे। अच्छा, आरंभिक मानव की जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पुरातत्वविद कौन होते हैं पता है, जो पुरातत्व चीज़ों को की जानकारी निकालते हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जैसे निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक जो किया करते थे वो जो है मिली। इसमें पत्थर लकड़ी हड्डियों के बने औजार होते थे। पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, बाकी जो है वो अपने आप ख़त्म हो गए, चूँकि लकड़ी और हड्डी कितना चलेंगे। फिर जो औजार थे वो फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने और पेड़ों की छाल काटने, जानवरों की खाल उतारने के लिए प्रयोग में आते थे। कुछ जो के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण बनाए जाते थे, जिससे शिकार करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों को बनाने में किया जाता था। फिर है कि रहने की जगह जो निर्धारित करना, कहाँ पे लोग रहते थे। तो पूरा स्थल जो होते हैं जहाँ आखेटक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण है, वो मानचित्र में अगर देखें तो इसमें 5 तरीके के चिन्ह बनाए गए हैं, जिसमें जो पूरा पाषाणिक है वो त्रिभुज की तरीके से है, जैसे कुरनूल की गुफाएं, हुन सिंह, भीमबेटका पूरा पाषाण काल के हैं। और उसके बाद 9 पाषाण काल के जो हैं वो नीले कलर से हैं, हल्लूर, पयमपल्ली, कोल्डी हवा, महादहा, चिरांद, दाओजली हेडिंग, मेहरगढ़, बुरझोम, ये सब 9 पाषाण कालीन है। इसके बाद महापाषाण कालीन। महापाषाण कालीन कौन से हैं, जो हरे कलर से हैं, आदि चन्नलूर, ब्रह्मगिरी, ये 2 जो है महापाषाणिक है। फिर आरंभिक गांव कौन से है, जैसे इनाम गांव हो गया, ठीक है, इनाम गांव आरंभिक गांव है। फिर इसके बाद है आधुनिक नगर में कलकत्ता,
ठीक है, ये पहले कोई नगर नहीं हुआ करता था। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, तो लोग ऐसी जगह ही रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब ऐसे पत्थर के चित्र ऐसे मिले हैं, शैल चित्रकला जिसको बोलते हैं। जैसे गुफाओं में जो लोग रहते थे वो दीवारों पर कुछ चित्र बनाते थे। अब जो चित्र थे वो मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, जहाँ जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब इसी में एक पॉइंट इधर बगल में है कि भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, उसमें पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं, जहाँ लोग गुफा बारिश, धूप और हवाओं से उन्हें राहत मिल सके। और गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये जो फोटो है ये भीमबेटका की ही है। ठीक है, यहाँ पे कई प्रकार की जो गुफाएं हैं छोटी बड़ी, वहाँ पे कई प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। इसके बाद है पुरास्थल। अब पुरास्थल किसको बोलते हैं? जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुएं का अवशेष मिलते हैं उसको पुरास्थल बोलते हैं। अब ऐसी वस्तुओं का निर्माण अपने काम के लिए किया था, बाद में वे वहीं छोड़ कर गए, या फिर इस दुनिया से भी गए होंगे तो वहीं छूट गई होंगी। तो ज़मीन के ऊपर या अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में पाए जाते हैं, उन्हें पुरास्थल जहाँ पाए जाते हैं उनको पुरास्थल बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर है आग की खोज। मानचित्र में अभी हमने कुरनूल गुफा देखी थी, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, मतलब यहाँ पे आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीखा था। ऐसे छोटे छोटे एक एक उदाहरण इसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। अब जैसे कैसे क्यों आग का प्रयोग क्या करते थे वो रहे होंगे, जैसे कि प्रकाश के लिए करते रहे होंगे, फिर मांस को भूनने के लिए करते रहे होंगे। तीसरा था कि खतरनाक जानवर जब आसपास आते हैं तो उनको आग से भगाते होंगे। फिर नाम और तिथियाँ, जिस काल में पुरातात्विक अपने बड़े बड़े नाम रखे थे। जैसे आरंभिक काल में पूरा पाषाण काल, पूरा का अर्थ है प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर युग। पत्थर संबंधित औजार इस समय बनते थे और 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक फैला हुआ था। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता था, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसमें मानव इतिहास में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई है। एक बार जब लिखित में इतिहास मिलने लगा तो फिर ज़्यादा परिवर्तन मानव के शरीर में या अन्य चीज़ों में नहीं हुए। और जैसे पर्यावरणीय बदलाव हुए जहाँ पे, तो वहाँ मध्य पाषाण युग हुआ, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक चला। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, यानी लघु पाषाण काल। अब इन औजारों और हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगे जाते, जिससे हाशिया और आरी तैयार होता था। साथ साथ औजार पूरा पाषाण काल के औजार इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग में की शुरुआत 10,000 साल से पहले से होती, जिसे नवपाषाण काल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, बदलती आयु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया में दुनिया की जलवायु के सबसे बड़े बदलाव हो गए थे, जिससे गर्मी बढ़ने लगी। अब गर्मी बढ़ी तो वहाँ पे क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। बारहसिंगा, हिरण, भेड़, बकरी आदि जानवरों की संख्या बढ़ी, चूँकि घास खाकर वो जिंदा रहते थे। तो लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करने लगे। वे भी इनके पीछे आए शिकार करने के लिए, और खाने पाने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। तब लोग हो सकता है कि लोग जो है इनको पकड़ के अपने पास मतलब बांधने के लिए सोचने लगे, तो पालन स्टार्ट हुआ। मछली भी इस समय खाई जाती थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, तो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में इन अनाज को बटोरना शुरू किया, तो वह सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते अनाजों को खुद पैदा करने का सीख लिया, तो कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने जब अपने घर में चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया उसे कुत्ते का जंगली पूर्वज कहते हैं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि सभी को नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा करते थे, तो वह धीरे धीरे पशुपालक हुए। जब आपको ये पता चला कि इसमें कृषक कैसे हुए, फिर पशुपालक कैसे हुए। फिर है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे और जानवरों को देखभाल के लिए करने के लिए बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अब जैसे पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होने लगे, चूँकि हमारे पास रहते हैं, उनकी देखभाल होती है। इसी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों जानवरों का चयन करते हैं। जैसे
उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि पौधे और जानवरों के चयन में बीमार होने की संभावना जिनके कम होती है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने या अनाज पैदा हो, जिनकी मजबूत डंठलें हों, अनाज पके दानों के बाहर को संभाल सकें और पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जा सके। जानवर आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, आमतौर पर अहिंसक होते हैं, ऐसे जानवर ही रखे जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों के तथा पौधों के बीज धीरे धीरे भिन्न होने लगते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं इसी प्रक्रिया बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ है, और सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। नेक्स्ट है एक नवीन जीवन शैली। और इसमें क्या है, अगर कोई मान लो बीज बोते हैं, भाई पौधे उगेंगे तो उनको देखभाल करनी होगी। बीज बोने, फसल के पकने और पौधे की सिंचाई, खरपतवार हटाना, जानवरों तथा चिड़ियों की सुरक्षा करना, ये सब इसमें शामिल है। कटाई के बाद अनाज को संभाल कर रखना पड़ता है। भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इससे लोग भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरी बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे, इनकी संख्या बढ़ती थी। जानवरों की देखभाल के लिए उनकी संख्या तो बढ़ती थी। दूध भी प्राप्त होता था, भोजन का एक अच्छा स्रोत था। जानवरों में हमेशा हमें मांस भी मिलता था। पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका था। अब इसके बाद आरंभिक कृषि में क्या था, इसमें प्रत्येक बिंदु पर दर्शाया गया पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों एवं पशुपालकों के साक्ष्य मिले, पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में कृषि और पशुपालक की बस्तियां थीं या नहीं, ये जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे एवं पशुओं हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है गलती से या फिर जानबूझ कर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं तथा इस तरह हमें पता चला कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। फिर स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविद कुछ पुरास्थलों में झोपड़ियों एवं घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्ज होम, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गर्तवास कहा जाता था। तो बुर्ज होम में क्या रहता था? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्व झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। इससे लोग मौसम के अंदर बाहर खाना पकाते थे। अब जो सारी जगहें हैं, पत्थर के औजार जहाँ से मिले हैं, ऐसे कई हैं जैसे पुरापाषाणी उपकरणों से भिन्न है, तो इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का कहा जाता है। वे औजार भी हैं जिन्हें धार और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों के अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी अलंकरण भी किया गया है, बर्तनों की चीज़ों में रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। साथ साथ अब लोग कपड़े बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। फिर सूक्ष्म निरीक्षण कहाँ का? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या है, ईरान से जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे में एक हरा भरा समतल स्थान है। जैसे मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना चालू किए, भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया। यह विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ यहाँ मिली हैं। हिरण, सुअर आदि जंगली जानवर मिलते हैं। भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं और लोग की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे। मेहरगढ़ में भी ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया होगा। अन्यत्र
में है, फ्रांस में गुफा में एक चित्रकारी की गई है जो कि 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। यह पुरास्थल की खोज जो है 400 साल पहले, इस ये चित्र जो था वो 20,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जंगली जानवर, घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा सूअरों को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। यह रंग लौह, अयस्क, चारकोल या अन्य खनिज पदार्थों द्वारा बनाया गया था। इन चित्रों में उत्सवों एवं अवसर पर बनाया गया है। फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार करने पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। फिर नव पाषाण काली का एक पूरा स्थल है, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में एक चाताल ह्यूक तुर्की में है, जिसमें दूर दराज इलाकों में कई चीज़ें लाई गई हैं। उनका उपयोग किया जाता है। सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ आदि वहाँ पर उपस्थित हैं। इस अध्याय में इतना ही। नेक्स्ट अध्याय में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।